हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं, अगले क्वेश्चन करने वाले हैं मैथ के। जो वन चैप्टर में रह गए थे कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गैस पेपर के क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं। ठीक है। कुछ क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कराए थे, तो आप पिछली वाली वीडियो को भी देख सकते हैं, उनमें करा दिए। ये तीसरी वीडियो है और एक और वीडियो आएगी, तो उस तरीके से अपन लोग कराते जा रहे हैं। ठीक है। किसी दिन हम लाइव क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो लाइव भी अपन लोग पढ़ाएंगे। ठीक है। अभी फिलहाल में हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। ओके। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देख लीजिए। निम्न को हल कीजिए, यानी इसमें दो क्वेश्चन दिए हैं और ये 3 अंक में या 2 अंक में आपसे पूछेगा पेपर में। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दे रहा है उसको समझना है। सबसे पहले व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 भाज्य संख्या क्यों है। यानी हमें ये देखना है कि भाज्य संख्या क्यों है, कारण बताना है, व्याख्या करनी है क्यों है ये भाज्य। ठीक है। तो देखते हैं अपन लोग क्यों भाज्य हैं। तो सबसे पहले अपन लोग हल करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन दे रहा है। ठीक है। तो पहली संख्या, यानी इसमें दो संख्याएं, एक ये वाली संख्या है और एक ये वाली है, दोनों की हम लोग जांच करते हैं। तो दोनों को हम लोग लिख लेते हैं। पहली संख्या, अब सबसे पहले हम पहली संख्या को हल कर रहे हैं। ठीक है। तो पहली संख्या क्या दे रहा है, 7 × 11 × 13 + 13। ठीक है। अब हमको ये देखना है कि तीनों में, यानी पूरी संख्या में कॉमन क्या मिल रहा है। तो कॉमन मिल रहा है 13, क्योंकि यहाँ पर प्लस लगा हुआ है और यहाँ पर ये गुणा लगा हुआ है। तो 13 इधर भी आ रहा है और 13 इधर भी आ रहा है। तो 13 क्या निकलेगा, कॉमन निकलेगा बच्चों। क्या निकलेगा, कॉमन। तो हम लोग यहाँ से 13 कॉमन निकाल लेते हैं। तो अंदर क्या बचेगा, 5 × 11, और जो 13 दिख रहा है ना, इसके स्थान पर आपको 1 रखना है। तो गुणा में 1 आ जाएगा और प्लस में 1 आ जाएगा। क्लियर। इसको और आगे हल करते हैं। तो 13 की 13 और 11 का मल्टीप्लाई अगर हम 7 से करते हैं तो 11 से 77 आएगा, और 77 का मल्टीप्लाई अगर हम 1 से करते हैं तो फिर 77 ही आएगा। तो 77 + 1, यानी यहां पर आएगा तुम्हारा 13 और कोष्टक में कितना आएगा, 78। यानी 77 और 1 दोनों को जोड़ दो, ऐड कर दो, तो कितना आएगा बच्चों, 78 आ जाएगा। तो यहां से स्पष्ट होता है कि ये जो वाली संख्या है ना, वो संख्या तुम्हारी 13 से भी भाज्य है और 78 से भी भाज्य है। अगर कोई संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाती है, किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो जाती है, यानी कट जाती है, तो वो संख्या क्या कहलाती है, भाज्य कहलाती है। ठीक है। तो ये संख्या क्या कहलाएगी बच्चों, भाज्य कहलाएगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे। ठीक है, लिख देते हैं। अतः यह एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि क्योंकि यह संख्या 13 और 78 से विभाजित है, विभाजित है। तुझे स्पष्टली नजर आ रहा है, मैंने लिख दिया नीचे। अतः यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि यह संख्या 13 और 78 से विभाज्य है। और 2 से भी कट जाएगी, अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 का डिवाइडेशन इसमें चला जाएगा, 13 का भाग चला जाएगा, 78 का भाग चला जाएगा, प्लस 2 का भी भाग चला जाएगा। तो ये संख्या क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। क्लियर है। तो ये इसका हो गया। अब हम लोग आगे दूसरी संख्या जो दे रहा है उसको भी करते हैं। दूसरी संख्या क्या दे रहा है, तथा दूसरी संख्या, बेटा दूसरी संख्या क्या दे रहा है उसको देखो आप। ये दे रहा है कितनी दे रहा है, 7 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। क्लियर। अब इसमें भी आप देख सकते हैं कि यहां पर प्लस लगा हुआ है और ये जो संख्या है टोटल गुणा में है।
और दोनों और मतलब आप देखिए कि समान संख्या क्या दिख रही है आपको, तो 5 दिख रही है। यानी 5 इस वाले सेंटर में भी 5 है और इधर भी 5 है। इसका मतलब इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा बच्चियों? 5 कॉमन निकलेगा। क्या निकलेगा? 5 कॉमन निकलेगा। तो 5 इधर भी है, 5 इसमें भी मिल रहा है, तो 5 अपन लोग कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचेगा? 7 गुणा 6। और जहां जहां 5 था ना, वहां पर क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। क्या रखेंगे? 1 रखेंगे, क्योंकि हमने 5 कॉमन निकाल लिया है। तो 5 के स्थान पर हम 1 यूज करेंगे। तो लिख देते हैं यहाँ 5 के स्थान पर अपन लोग 1 रख देते हैं। गुणा 1, गुणा 4, गुणा 3, गुणा 2, गुणा 1 और प्लस 1। क्लियर? अब इनका सबका हमको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो गुणा करते हैं, कितना आएगा देखो, यहां पर अभी देख लेते हैं। देखो, दुत्ती 6, चौक 24, 24 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 24 ही आएगा। उसके बाद 6 से और करते हैं इसमें, तो चौक 24, 2 चौदूनी 12, 13 14, 144। 144 में 7 का मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। 7 चौक 28, ठीक है, कितना आएगा? 2, 7 चौक 28, 2 कितना हो जाएगा? 30, 3 7 एकन 7, 3 10 हो जाएगा। यानी कितना निकल के आ रहा है? कितना निकल के आ रहा है? ये आ गया तुम्हारा 1008 और प्लस में 1। अगर इनको ऐड करते हैं हम लोग तो 1009 निकल के आ रहा है। इसका मतलब अगर हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 1009 का इस पूरी संख्या में भाग चला जाएगा, प्लस 5 का भी भाग चला जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये संख्या अगर अन्य संख्याओं से कट रही हैं, एक और स्वयं के अलावा, तो ये संख्या क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्या कहलाएंगी। क्लियर? तो इसको मैं लिख देता हूं अतः करके। अतः करके पूरा यही लिखना है। क्या लिखना है मैं बता देता हूं आपको। ये जो हमने लिखा है ना, ये जो हमने लिखा है, ये वाला पूरा पूरा यही लिखना है। अतः यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि यह संख्या 5 और 1009 से विभाजित है। समझ में आ रहा है? पूरा ये इस तरीके से आप लोग लिख लेना। क्लियर है? अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां से ही ये वाला अतः करके आप लिख सकते हैं। बस स्थान इसकी जगह पर आपको क्या लिखना होगा? 5 कर देना, और यहां पर आप लोग क्या कर देंगे? 1009 कर देना। तो ये पूरा अतः करके आप लोग लास्ट में लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है, 2 या 3 अंक में जरूर पूछता है इस क्वेश्चन को। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर लेना। क्लियर है? अब आगे क्वेश्चन क्या दे रहा है वो भी देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, किस तरीके से हमने कराया। आप घर पे मतलब रिवीजन करना है आपको अच्छे तरीके से। ठीक है? अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है? उस क्वेश्चन में 2 संख्याएं दे रहा है, लेकिन तरीका वही रहेगा, सेम तरीका रहेगा। इसी को आप लोग ध्यान रखना। यानी दूसरा क्वेश्चन क्या है, देख लीजिए। क्या संख्या 4 पे घात n और 6 पे घात n, यानी इसके 2 क्वेश्चन है यहाँ पे। या तो 4 पे घात n के रूप में आपसे वो पूछेगा पेपर में, या फिर 6 पे घात n के रूप में पूछेगा। क्लियर? समझ में आया? 6 पे घात n अंक शून्य यानी 0 पर समाप्त होती है, जहां n प्राकृत संख्या है। बताइए, यानी 4 पे घात n और 6 पे घात n अंक जो है ना 0 पर समाप्त होती है। ये इसकी क्या करना है? क्या संख्या इसकी जांच करनी है भाई, होती है कि नहीं, 0 पर समाप्त होती है कि नहीं, ये अपन को देखना है। क्लियर? अब सबसे पहले तो हमें ये देखना है, इसके अभाज्य गुणनखंड हम लोग बनाते हैं। जब 5 का 2 का गुणा अगर हम 5 से करते हैं मल्टीप्लाई, तो 10 आ रहा है, यानी 0 पर समाप्त हो रहा है। जब हम 2 का मल्टीप्लाई 2 और 5 का गुणा करेंगे, इनके फैक्ट बनाएंगे, गुणनखंड बनाएंगे, तो यानी दोनों को गुणा कर रहे हैं, तो कितना निकल के आ रहा है? 10 निकल के आ रहा है। और 10 में क्या आ रहा है बच्चों? 0 आ रहा है, यानी ये 0 पर समाप्त हो रही है। अब यहां पर इनके अभाज्य गुणनखंड करके देखो आप, इनके अभाज्य गुणनखंड करके देखो कि 4 के कितने हो रहे हैं बच्चों। यहां पे मैं बता देता हूं आपको। बेटा 4 के हो रहे हैं 2 गुणा 2, कितने हो रहे हैं? 2 गुणा 2, तो बेटा 4 आएगा, 0 तो नहीं आ रहा। अगर हम 6 के देखते हैं तो कितना आएगा? 3 गुणा 2 आएगा, यानी 2 गुणा 3 आएगा, तो ये भी नहीं होगा। अगर 3 के स्थान पर 5 आ जाता तो 0 पर समाप्त हो जाता। ठीक है? क्लियर है? तो ये हो ही नहीं सकता। चलो हम इसको हल करते हैं और डेफिनेशन इसकी लिखते हैं। पहले हम 4 पे घात n या 6 पे घात n कोई भी सवाल कर सकते हैं। ठीक है? यहाँ पर हम अगला पेज ले लेते हैं और क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है,
इसको हल कर रहे हैं 4 पे घात n, तो हम लोग हल करेंगे तो इस पे लिख देते हैं 4 पे घात n के अभाज्य गुणनखंड। 4 पे घात n के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणा 2 और घात n। ठीक है भाई, 4 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो कितने हो रहे हैं? 2 गुणा 2 हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, जब कोई प्राकृत संख्या शून्य पर समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड, समझ में आ रहा है? तो उसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5 के रूप के होते हैं। ठीक है, ये लाइन आपको लिखना है, तो हम अतः करके लिखेंगे, अतः 4 पे घात n। ठीक है, क्या दे रहा है यहां पर देख सकते हैं आप लोग, 4 पे घात n अंक शून्य पर समाप्त होती है, तो अपन लोग लिख देंगे नहीं होती है। अतः 4 पे घात n अंक शून्य पर समाप्त नहीं होती है। क्लियर है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 2 अंक में इतना ही पूछेगा, केवल डेफिनेशन है इसके अंदर, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखो समझना क्या है इसमें, थोड़ा समझ लो। ठीक है, यानी 4 पे घात n के अगर हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो कितने बनेंगे? बनेंगे बच्चों? 2 गुणा 2 बनेंगे। ठीक है, तो 2 दूनी 4 आ रहा है, 0 पर समाप्त नहीं हो रहा। लेकिन जब कोई प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या शून्य पर समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं बच्चों? क्या होते हैं? 2 गुणा 5 के रूप के होते हैं। लेकिन 2 गुणा 5 के रूप में लिख दिया ना, यहाँ गुणनखंड 2 गुणा 5 के रूप के होते हैं, लेकिन ये तो भाई 2 गुणा 2 के रूप के हैं, तो ये तुम्हारा यानी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता। तो अतः करके लिखेंगे, अतः 4 पे घात n अंक शून्य पर समाप्त नहीं होती है। अब बात ये आती है, अगर पेपर में 4 पे घात n के स्थान पर 6 पे घात n पूछ लिया तो भाई तब भी यही है, चेंज नहीं करना है। बस थोड़ा सा क्या होगा कि यहाँ 4 पे घात n की जगह पर आपको 6 पे घात n करना है, यहाँ पर 2 गुणा 3 हो जाएगा, और पूरी डेफिनेशन यही होगी टोटल। यहाँ पर तुम्हारा 4 पे घात n की जगह पे 6 पे घात n हो जाएगा। तो इस तरीके से इन सवालों को हल करना है। तो बहुत अच्छे हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। क्लियर? ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। ओके, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग कराते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये आ गया क्वेश्चन। ठीक है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। पथ माने रास्ता, यानी कोई ऐसा पथ है बच्चों, कैसा है? वृत्ताकार है। ठीक है, ठीक है, वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। मान के चलो यहां पर सोनिया खड़ी हुई है, अभी बता देते हैं आपको। यहां पर सोनिया खड़ी हुई है, ठीक है, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। बेटा एक चीज ध्यान रखना, रवि भी इधर ही है और सोनिया भी यही है, यानी दोनों ही एक ही स्थान पर खड़े हुए हैं। ठीक है, और दोनों ही इस वृत्ताकार पथ पर क्या लगाएंगे? चक्कर लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चों? चक्कर लगाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय में प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। ये दोनों भाग रहे हैं बच्चों इधर, एक ही दिशा में भाग रहे हैं। क्लियर है? रवि और सोनिया दोनों एक ही स्थान पर खड़े हैं और एक ही दिशा में भाग रहे हैं। ठीक है, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? अब सोचने वाली बात यह है कि जो रवि है ना,
रवि कितने समय में चक्कर लगा रहा है? 12 मिनट में लगा रहा है। और जो सोनिया है वो तुम्हारा 18 मिनट में लगा रही है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो रवि है ना वो फास्ट भाग रहा है और जो सोनिया है वो धीमी गति से भाग रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसी कंडीशन आएगी कि जो ऐसे चक्कर लगाएंगे तो जैसे रवि यहां होगा, सुन लो, रवि यहां होगा तो सोनिया यहां होगी। अब आगे चल के जो और भी स्पीड बढ़ाएगा तो रवि यहां पहुंच जाएगा, लगभग सोनिया यहां आ जाएगी। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि रवि और सोनिया एक स्थान पर मिल जाएंगे। तो वो समय क्या है, कितने समय बाद वे दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, उस चीज को हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोगों को कुछ नहीं करना, बस इन दोनों का क्या ज्ञात करना है बच्चों? एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एलसीएम ज्ञात करना है और निकल के आ जाएगा। क्लियर है? तो चलो हल कराते हैं इसको। चलो भैया देखते हैं इधर, इसको हल कराते हैं। हम लिख देते हैं हल 12 और 18 का एलसीएम क्या ज्ञात करोगे बच्चों? एलसीएम ज्ञात करना है। क्या करना है? एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, चलो भाई एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो हमने एलसीएम ज्ञात करने की एक विधि बताई थी, दोनों के फैक्ट करना है। ठीक है, गुणनखंड करना है, गुणनखंड विधि से हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं। तो देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि 12 के भी फैक्ट कर दो, उसके बाद 18 के भी फैक्ट कर दो। क्लियर? तो इसको 2 से काटते हैं, 2 छक्के 12, और 2 से काटते हैं 2 ती 6 और 3 एकम 3। तो इस तरीके से इनके जो फैक्ट हैं हो जाएंगे। इसको 2 से काटते हैं, 2 नम 18, और 3 से फिर काट देंगे, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। क्लियर? तो ये भी इस तरीके से इसके क्या हो गए बच्चियों? फैक्ट हो गए। क्या हो गए? फैक्ट हो गए। अब इनको फैक्टों के रूप में हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3, जैसे हम 18 को भी लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 3। क्लियर? अच्छा ये आ गया समझ में? हमें एचसीएफ इसमें ज्ञात नहीं करना है, हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो देख लेते हैं। अब देखो भाई यहाँ पर इनका निकालते हैं एलसीएम। तो एलसीएम निकालते हैं 12 और 18 का, 12 और 18 का एलसीएम निकालते हैं। तो देखते हैं बच्चों यहाँ पर, एक तो दोनों में ये 2 मिल रहा है। क्लियर? और ये 3 मिल रहा है। तो इनको हम एक बार ही लिखेंगे गुणा में। तो देखते हैं, 2 हमने लिख लिया, इन दोनों का लिख दिया यहाँ पर हमने 2 लिख लेते हैं। कितना लिख लेते हैं बच्चों? 2 लिख लेते हैं। 2 गुणा 2 इन दोनों का हो गया। यहाँ पर ये दिख रहा है ना 2 2, दोनों में डबल मिल रहा है, इसका 2 हमने यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद 3 डबल मिल रहा है, इसका 3 डबल यहाँ मिल रहा है, तो 3 एक बार लिख लो। उसके बाद 2 और ये 3 लिखा हुआ है ना, इनका मल्टीप्लाई भी कर दो, 2 गुणा 3। अब इनका गुणा करो, 2 3 6, कितना आएगा? सुन लो कितना आएगा बच्चियों? 3 दूनी, देख लो, 3 दूनी 6 और 36 18। ठीक है, कितना आया? 3 दूनी 6, 36 18, 18 दूनी 36। क्लियर है यहाँ तक? 18 दूनी कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः 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 वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर, अतः वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से इस सवाल को हल करना है। इंपोर्टेंट है ये भी, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, तो स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए। क्लियर? तो इस तरीके से हम क्वेश्चन कराने वाले हैं, आगे भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन कराने वाले हैं। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन अब इसमें बचे हुए हैं। सिद्ध कीजिए √3 एक अपर में संख्या है, सिद्ध कीजिए √5 एक अपर में संख्या है, सिद्ध कीजिए √2 एक अपर में संख्या है। ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जो इंपोर्टेंट हैं, पेपर में 100% आने के चांस हैं, 100% आते हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। क्लियर है? तो इस तरीके से कराने वाले हैं।
आगे भी हम कराएंगे। लगातार हमारी वीडियो को देखते रहना और शेयर भी कीजिए लोगों के लिए, अन्य बच्चों के लिए भी शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।